किन्हीं भी दो केमिकल स्पीशीज के बीच के बॉन्ड को तोड़कर बच्चों उन दोनों को गैसियस स्टेट में सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगा करती है बच्चों, उस एनर्जी को हम कहा करते हैं बॉन्ड एनर्जी। amount of energy required to break bond between two atoms and to separate them into the gaseous phase। बच्चों कोई दो एटम्स ए और बी थे, आपने उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ा और दोनों को गैसीय प्रावस्था में गैसियस स्टेट में बच्चों सेपरेट कर दिया। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज नोन एज बच्चों बॉन्ड एनर्जी। इसको ज्यादा प्रिसाइजली कहूं बच्चों तो इसे हम कहा करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break bond between two atoms and to separate them into the gaseous phase। एक्चुअली में बच्चों बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट टर्म्स होते हैं, सेम नहीं होते, दोनों में तनिक सा डिफरेंस होता है, पर हम इन दोनों को सेम मान लेते हैं। ये पर्टिकुलर एनर्जी जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं बच्चों, जैसे कि मीथेन। मीथेन में यू नो दैट देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स विच आर सराउंडिंग बच्चों कार्बन। कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। नाउ इफ यू ब्रेक दिस बॉन्ड, आप इस बॉन्ड को तोड़िए या इस बॉन्ड को तोड़िए या इस बॉन्ड को तोड़िए या इस बॉन्ड को तोड़िए, आप चारों में से किसी भी हाइड्रोजन के साथ के बॉन्ड को तोड़िए बच्चों, एनर्जी सेम लगेगी। फर्ज कीजिए बच्चों अगर इस हाइड्रोजन को ब्रेक करने में 100 जूल लगी तो इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100। आप किसी भी बॉन्ड को तोड़िए, यू कैन ब्रेक दिस बॉन्ड, 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 एनी ऑफ द बॉन्ड यू कैन ब्रेक। बच्चों कोई भी बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, इसको या इसको या इसको या इसको, आपको जो एनर्जी लगेगी हर बार बच्चों वो सेम लगेगी। मान लीजिए इसको सब ब्रेक करने में 100 लगी तो इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100। अब आपने चारों में से किसी भी एक को तो अलग कर दिया बच्चों, मान लीजिए आपने इस वाले को अलग कर दिया, इसको ब्रेक करने में कितनी लगी 100। चलिए साहब मैंने 100 जूल एनर्जी देकर अलग कर दिया। अब जब मैं बच्चों इन तीनों में से अब किसी को अलग करने जाऊंगा तो फिर इन तीनों में एनर्जी जो लगेगी बच्चों वो सेम लगेगी। मैं इसको अलग करूं या इसको अलग करूं या इसको अलग करूं, सेम लगेगी। लेकिन अब जो एनर्जी लगेगी बच्चों वो पिछली बार की एनर्जी के बराबर नहीं होगी। पिछली बार मतलब जब आपने फर्स्ट हाइड्रोजन को सेपरेट किया, आई रिपीट, आप चारों में से किसी भी हाइड्रोजन को सेपरेट करते यू विल रिक्वायर एब्सोल्युटली सेम एनर्जी। लेकिन आफ्टर रिमूविंग first hydrogen, when you are going to remove second hydrogen, in that condition even मैं इसको निकालूं या इसको निकालूं या इसको निकालूं सेम लगेगी। लेकिन अब की बार की एनर्जी पिछली बार की एनर्जी से डिफरेंट होगी। हो सकता है बच्चों पिछली बार 100 लगी थी, इस बार 99 लग जाए, 101 लग जाए, 100 के काफी करीब लग जाए, लेकिन लगेगी बच्चों उससे डिफरेंट। और पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी जो लगती है बच्चों, उस एनर्जी को हम बोला करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और मान लीजिए पहले बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगी E1, दूसरे बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगी E2, तीसरे बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगी E3 और चौथे बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगी बच्चों E4। आई रिपीट, पहले बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कितनी लगी E1, दूसरे के लिए E2, तीसरे के लिए E3, चौथे के लिए E4। अगर आप इन चारों को ऐड कर दें बच्चों और इसे 4 से डिवाइड कर दें, यदि मैं इन चारों को ऐड कर दूं और इसे 4 से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो जो मेरे पास में एनर्जी आएगी उस एनर्जी को हम कहते हैं बच्चों बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। सभी बंद विघटन ऊर्जाओं का औसत, उनका माध्य, उनका मीन, उनका जो एवरेज होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो तनिक सा डिफरेंस है। बॉन्ड एनर्जी is the average of all the bond dissociation energies, and bond dissociation energy is the amount of energy required to break a particular given bond and to separate them into the gaseous phase। आपने उन चारों बॉन्ड्स को तोड़ दिया बच्चों, वन बाय वन, उन चारों में अलग अलग एनर्जी लगी, बहुत करीबन सेम होगी, लेकिन फिर भी बच्चों डिफरेंट होगी। उन चारों को जोड़िए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, व्हाट एनर्जी यू गेट यू रिक्वायर इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। एंड वन मोर थिंग आई मस्ट ऐड ओवर हियर बच्चों, कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, या यूं कहा जाए बच्चों कि जो बॉन्ड का फिशन होता है, दिस इज अ प्रोसेस बच्चों विच रिक्वायर्स एनर्जी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, which requires energy। In other language I say बच्चों this is endothermic process।
ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों? ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है। दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। वाइल जब बॉन्ड का बनना होता है बच्चों, व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है बच्चों, दिस इज अ प्रोसेस बच्चों विच इवॉल्व्स एनर्जी। इसमें बच्चों एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, यानी कि उत्सर्जित होती है। इस केस में बच्चों एनर्जी इवॉल्व होती है, अर्थात बच्चों ये एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसे आप कह सकते हैं एक्सोथर्मिक। आगे चल के हम लोग बच्चों थर्मोकेमिस्ट्री या फिर केमिकल एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे कि जिनमें एनर्जी देनी पड़ती है उन्हें हम एंडोथर्मिक कहते हैं बच्चों, और जिनमें एनर्जी इवॉल्व होती है, उत्सर्जित होती है बच्चों, उन्हें आप एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब होता यह बच्चों कि बॉन्ड को तोड़ना में जितनी एनर्जी लगती है, बॉन्ड के बनने में उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। फर्ज कीजिए बच्चों ए और बी के बीच के बॉन्ड को तोड़ा आपने, तोड़ने में आपको एनर्जी लगी 100 जूल, तो अगर जब ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो 100 जूल ही बच्चों इवॉल्व होगी। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड इज इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये बात आप जरूर अपनी कॉपी में बच्चों लिख लीजिएगा। तोड़ने में व्हाट एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज इवॉल्व्ड, इज लिबरेटेड, इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सेम बॉन्ड। तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई बच्चों। अब मैं यहाँ पर बताऊं बच्चों, हमने जब बॉन्ड को तोड़ा, जब हमने बच्चों बॉन्ड को तोड़ा, जैसे मान लीजिए इन दोनों ने मिलकर कोई बॉन्ड बनाया, और मैं यदि बच्चों इन दोनों को अलग करता हूं कुछ इस प्रकार से कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों लेकर अलग हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड था, मैंने इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ा, और इस तरह से तोड़ा कि साहब इनके तोड़ने में जो एनर्जी लगी, इन दोनों को तोड़ने के दौरान बच्चों दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो गए। बोथ आर सेपरेटेड बाय टेकिंग देयर ओन इलेक्ट्रॉन, एंड सच अ फिशन इज नोन एज बच्चों होमोलाइटिक फिशन। इस प्रकार का जो वियोजन होता है बच्चों उसे समांगी वियोजन कहा जाता है। होमोलाइटिक क्या बच्चों? होमोलाइटिक होता है जब दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो गए। लेकिन अगर कुछ ऐसी पिक्चर आती है बच्चों कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो जाता है, अगर कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया आती है कि आपने दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ा, लेकिन तोड़ने की प्रक्रिया में बच्चों वन एटम इज सेपरेटेड, both the atoms are separated but one atom is taking both the electrons, such a fission is known as बच्चों heterolytic fission। इस तरह के फिशन को हम लोग विषमांगी वियोजन कहते हैं। अगर दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो रहे हैं तो वो होमोलाइटिक, लेकिन अगर एक ही एटम बच्चों अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो गया, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों हेटेरोलाइटिक। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में से किस में एनर्जी ज्यादा लगती है? तो देखिए साहब, दोनों में से किस में एनर्जी ज्यादा लगती है? एक बात तो सर्टेन है बच्चों कि आपने बॉन्ड तो दोनों केस में तोड़ा है। आप होमोलाइटिक की बात करें, आप हेटेरोलाइटिक की बात करें, इन बोथ दी कंडीशंस यू हैव ब्रोकन दी बॉन्ड, यू हैव फिशन द बॉन्ड। आपने बॉन्ड को ब्रेक करा है, यहां भी ब्रेक करा, यहां भी ब्रेक करा। लेकिन जब इसमें आपने अलग करा बच्चों तो आपने न्यूट्रल स्पीशीज को अलग करा, यू हैव सेपरेटेड न्यूट्रल स्पीशीज। जबकि इस केस में जो आपने सेपरेट करा बच्चों, अपोजिट आयंस को सेपरेट करा, और जो अपोजिट आयंस है उनके बीच में एक अट्रैक्शन है भाई, A प्लस और B माइनस में अट्रैक्शन का फोर्स है। और जब आप उन दोनों को उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट अलग करोगे, यू विल नीड टू प्रोवाइड एनर्जी। बच्चों बॉन्ड आप यहां भी तोड़ रहे हो, बॉन्ड आप यहां भी तोड़ रहे हो, तोड़ आप दोनों केसेस में रहे हो, इस केस में भी तोड़ रहे हो, इस केस में भी तोड़ रहे हो। लेकिन इस केस में जब आप सेपरेट कर रहे हो बच्चों तो अपोजिट आयंस को सेपरेट कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली यू विल बी रिक्वायरिंग मोर एनर्जी बच्चों इन दिस केस, बिकॉज हेयर इन दिस सिचुएशन न्यूट्रल एटम्स आर बीइंग सेपरेटेड, और न्यूट्रल एटम को सेपरेट करना डजंट रिक्वायर एनी एनर्जी, बिकॉज वो तो न्यूट्रल है, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन का फोर्स नहीं है। लेकिन जब मैं यहां अलग करने गया बच्चों तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट मैं इनको अलग करने जा रहा हूं, तो दैट विल आल्सो बी रिक्वायरिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट इज व्हाई वी से बच्चों हेटेरोलाइटिक में एनर्जी ज्यादा रहती है और होमोलाइटिक में एनर्जी बच्चों कम रहती है। मैंने आपसे कहा बच्चों कि कोवैलेंट बॉन्ड की एनर्जी कम होती है और आयनिक बॉन्ड की ज्यादा होती है, और मैंने आपसे बोला था कि जनरली पुस्तकों में लिखा होता है आयनिक बॉन्ड की कम होती है, कोवैलेंट की ज्यादा। ऐसा नहीं है बच्चों, बॉन्ड दोनों में तोड़ रहे हो, लेकिन जहां आप आयनिक बॉन्ड में बच्चों विपरीत आयनों को पृथक कर रहे हो, और ऑब्वियसली उस केस में आपको कुछ ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, ना केवल ब्रेक करने में बल्कि सेपरेट करने में, जबकि यहां पर केवल ब्रेक करने में लगती है। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों हेटेरोलाइटिक की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है और होमोलाइटिक की कम होती है। यूं कहा जाए कि आयनिक बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है और कोवैलेंट की बच्चों कम होती है। तो ये जरूर लिख लीजिएगा।
अब हम बच्चों और भी इसी बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा के क्रम के बारे में। जैसे भी आप लोगों ने बॉन्ड लेंथ के बारे में देखा था, बिल्कुल वैसे ही बच्चों। तो सबसे पहली बात हम देखें बच्चों, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आयनिक की ज़्यादा होगी और कोवलेंट की कम होगी, या यूं कहा जाए बच्चों कि हेट्रोलाइटिक की ज़्यादा होगी। क्यों होगी मैं 2-3 बार घसीट के बता चुका हूं। और होमोलाइटिक की साहब कम होगी, ये हम समझ सकते हैं। अब एक जनरल रूल मैं आपको बताऊं बच्चों, जो बॉन्ड एनर्जी होती है या जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है बच्चों कि वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितना बड़ा बॉन्ड होगा वो उतना ही वीक होगा। जिन दो एटम्स ने, दो केमिकल स्पीशीज ने बॉन्ड बनाया है, वो जितनी पास होंगी उनके बीच उतना ज़्यादा प्यार होगा। वो जितनी ज़्यादा पास होंगी बच्चों, उनके बीच में उतना ज़्यादा प्यार होगा। उनके प्यार को रोकना आपके लिए उतना ही कठिन, मुश्किल, दुर्लभ होगा। लेकिन अगर वो दूर दूर हैं तो आपको तोड़ना आसान है। सो एक जनरल ऑब्जर्वेशन होता है बच्चों की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लार्जर द बॉन्ड, स्मॉलर द बॉन्ड एनर्जी। वाई? आई रिपीट बच्चों, अगर बड़ा बॉन्ड है तो उसको तोड़ना आसान है, लेकिन अगर छोटा बॉन्ड है तो उसको तोड़ना मुश्किल है। क्योंकि अगर बॉन्ड बड़ा है मतलब एटम्स दूर दूर हैं, मतलब उनके बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या इंटरेक्शन नहीं है, सो दैट यू कैन ब्रेक इट इजीली। बट इफ द बॉन्ड इज स्मॉल, you will be requiring larger amount of energy, because those two chemical species are very close to each other and ultimately there is a good attraction or good affection between those two, so you will be requiring more energy to separate them, to make them away from each other. इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, बंध लंबाई और बंध ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और यही कारण है बच्चों कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होगी बच्चों वो ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच की बॉन्ड एनर्जी कम होगी। हाइड्रोजन ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना आपके लिए और भी आसान होगा, और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना बच्चों आपके लिए और भी आसान होगा, बिकॉज दिस बॉन्ड इज स्मॉल, you will be requiring more energy to break this, you will be requiring lesser energy, क्योंकि उनमें ऑलरेडी दूरी है, यहाँ और भी दूरी, यहाँ और भी दूरी है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी बच्चों कम होगी, और ब्रोमीन का बॉन्ड और बड़ा है बच्चों तो यहाँ पर और ज़्यादा होगी, और भी कम होगी। और आयोडीन का बॉन्ड और भी बड़ा है, इसलिए बच्चों इस केस में एनर्जी और भी कम लगेगी। दिस विल बी रिक्वायरिंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक इट। हमें इसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लेना पड़ेगी, इसमें कम, इसमें और भी कम, और इसमें और भी कम। भाई छोटा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। तो उस बेसिस पर बच्चों बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या मिलेगा आपको हैलोजेंस में। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। पर होता ये है साहब कि ये जो ऑर्डर आपने लिखी है बच्चों ये नहीं मिलती, ये गलत है बच्चों। ऊपर जो लिखी है बिल्कुल सही लिखी है बच्चों, ऐसी ही मिलती है, पर यहाँ ऐसा नहीं मिलता। यहाँ एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। यहाँ एक्चुअली मिला कि क्लोरीन की ज़्यादा, फिर बच्चों ब्रोमीन की कम, और फिर बच्चों मिलती है आपको फ्लोरीन की, और फिर बच्चों आपको मिलती है आयोडीन की। भाई हमने एक जनरल बात करी कि छोटा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन यहाँ वो आपको ऑर्डर नहीं मिल पाया। ऐसा क्यों बच्चों? उसके पीछे बड़ा लुच्ची सी बात है बच्चों। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखा था, इसमें कोई दोहमत नहीं है बच्चों कि फ्लोरीन के एटम बड़े छोटे छोटे हैं, तो बॉन्ड लेंथ काफ़ी कम है और इसलिए बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हुआ ये बच्चों कि ये जो फ्लोरीन के जो दो एटम्स थे, जिन दोनों ने मिलकर बच्चों बॉन्ड बनाया, उनके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। इनके अंतिम कोश में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों बहुत छोटा सा एटम है, तो इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन रहेगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल है बच्चों उन 7 इलेक्ट्रॉन्स का वो काफ़ी ज़्यादा है। उन 7 इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो भले ही छोटे हैं, भले ही पास हैं, फिर भी उनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पास बैठे हैं, उनमें कोई प्यार व्यार बचा नहीं है। लगभग डाइवोर्स की नौबत आ चुकी है बच्चों। भाई रिपीट देखिए भाई, यहाँ पर बॉन्ड है छोटा, बहुत छोटे से एटम है, लेकिन उन छोटे से एटम के अंतिम कोश में जब 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे भैया, तो उनमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल, उनमें जो अटेंशन का लेवल है बच्चों वो बहुत बढ़ जाएगा, और इस कारण से उनमें एकदम स्ट्रॉन्ग रिपल्शन रहेगा।
और इसी कारण बच्चों ये स्टेबल नहीं रहेगा। जितना स्टेबल वी वर एक्सपेक्टिंग, दैट स्टेबिलिटी वी विल नॉट बी गेटिंग। आई रिपीट, अब ये बात जो मैंने फ्लोरीन में बोली बच्चों, वही बात क्लोरीन में भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि क्लोरीन में नहीं मिलेगी, पर क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर क्लोरीन का एटम बच्चों काफी बड़ा होगा, और काफी बड़ा होने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉनों का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होगा बच्चों, वो उतना ज्यादा नहीं होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। भाई 7 इलेक्ट्रॉन आपको क्लोरीन में भी मिलेंगे, फ्लोरीन में भी मिले, पर क्लोरीन में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स मिले बच्चों, वो काफी बिखरे हुए थे, और बिखरे होने के कारण उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, उनका अटेंशन लेवल उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा, और उनमें उतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन नहीं मिल पाएगा जितना कि मैं सोच रहा था। और यही कारण होता है बच्चों कि क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी उतनी नहीं, क्लोरीन का बॉन्ड बड़ा होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग है, जबकि यहां छोटा होने के बाद भी वीक है छोटा। बॉन्ड लेंथ में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, मैंने आपको बॉन्ड लेंथ में ऐसा कोई एक्सेप्शन बच्चों नहीं बताया, लेकिन बॉन्ड एनर्जी में ये एक्सेप्शन आपको जरूर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हो गए, और एकता में बहुत ताकत होती है। मैं आपको पहले भी बच्चों बता चुका हूँ, जिस कारण से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमको मिलना चाहिए थी ज़्यादा, पर हमको नहीं मिली थी, वहाँ क्लोरीन से कम मिली थी, यहाँ तो बकायदा बच्चों ब्रोमीन से भी कम मिलेगी। सो दिस बॉन्ड इज लार्ज, स्टिल इट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस वन, बिकॉज हियर द अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन एटम्स इज वेरी लार्ज। और बाकी सब में आपको ऐसा मिलता है बच्चों। तो ये आपको कंठस्थ रखना, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है बच्चों, हैलोजन्स में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। यहाँ तो जैसा मिलना चाहिए था वैसा ही मिला बच्चों, पर यहाँ नहीं मिला। और केमिस्ट्री में तो वैसे भी मैं बहुतों बार आपको बोल चुका हूँ, और आगे भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जब हम कुछ सोचेंगे मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, क्या लॉजिक लगाया बाबा, लेकिन नहीं मिलेगा तो उसका फिर रीज़न बनाएंगे, और फिर भी बोलेंगे क्या रीज़न बताया है बाबा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, ये तो एक बात हो गई। उसके बाद में बच्चों जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी बच्चों ज़्यादा होती है और पाई बॉन्ड की कम, बिकॉज इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड axial overlapping takes place, while in pi bond sidewise overlapping takes place, and the extent or the quality of overlapping during the axial overlapping is much higher than sidewise overlapping. Sidewise overlapping में बच्चों overlapping की क्वालिटी वो नहीं मिल पाती जो इसमें मिलती है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड की ज़्यादा होती है बच्चों और पाई बॉन्ड की कम होती है। उसके बाद में बच्चों अगर हम सिंगल बॉन्ड की एनर्जी बोलें तो वो कम होगी, डबल बॉन्ड की एनर्जी बच्चों ज़्यादा होगी, और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी बच्चों और ज़्यादा होगी। क्यों? यहां पर वही लॉजिक लगेगा बच्चों की बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। हेयर बॉन्ड इज लार्जर, सो बॉन्ड रिक्वायर्स स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। इन दिस केस ज़्यादा, इस केस में और ज़्यादा। आप इसको बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर समझ सकते हैं कि सर यहाँ बॉन्ड बड़ा है, यहाँ बॉन्ड छोटा है, यहाँ बॉन्ड और छोटा है, या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सर यहाँ मैंने एक बॉन्ड को तोड़ा, सर यहाँ मैंने 2 बॉन्ड को तोड़े, और सर मैंने यहाँ पर 3 बॉन्ड तोड़े। अनडाउटेडली सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में मुझे कम एनर्जी लगेगी, डबल बॉन्ड को 2 बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा लगेगी, और ट्रिपल बॉन्ड में तो भैया और ज़्यादा लगेगी। तो ये एक कारण है बच्चों। इसके बाद में चलिए, ये तो हमने देखा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा एनर्जी कम, बॉन्ड लेंथ कम एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ और भी कम एनर्जी और भी ज़्यादा बच्चों। इसके बाद में बच्चों हम यहाँ पर और छोटी छोटी सी बात एक और देख लेते हैं बच्चों। यहाँ अगर मैं यही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेता हूँ, यहाँ पर भी बच्चों मैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच का ही बॉन्ड लेता हूँ, और यहाँ पर भी बच्चों मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ही बॉन्ड लेता हूँ। अब यहाँ जो कार्बन है बच्चों वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। और इधर मैं अगर s का परसेंटेज निकालूं बच्चों तो वो आएगा 25। यहाँ पर बच्चों 33 कैसे आता है ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, और यहाँ 50% आ रहा है बच्चों। अब क्या हुआ ये लिख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ जो बॉन्ड होता है बच्चों वो रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ जो बॉन्ड होता है बच्चों वो रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है, और यहाँ बॉन्ड और भी निक्का सा होता है भैया, छोटा सा होता है। अब हुआ ये बच्चों की बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो हुआ ये बच्चों की हेयर बॉन्ड इज स्मॉल,
so it will be requiring more amount of energy. Here bond is large, it will require lesser amount of energy, and in this case more or less. So we can say बच्चों जैसे जैसे S का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास वाले का साइज कम होते जा रहा है, उसका इफेक्ट बढ़ते जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. सो जैसे जैसे S का परसेंटेज बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बच्चों कम होती है. और इसे P का परसेंटेज के बारे में बात करी जाए बच्चों तो यहाँ पर P का परसेंटेज 75, यहाँ पर बच्चों 67 और यहाँ पर बच्चों 50. सो आई रिपीट बच्चों, जैसे जैसे S का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे S का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है और वैसे वैसे बच्चों बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जा रही है. कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड था, ये भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच का था और ये भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच का था, बट स्टिल बच्चों क्या हुआ, ये बॉन्ड बड़ा था क्योंकि S का कैरेक्टर कम था. तो कुल मिलाकर यूं बोल सकते हो बच्चों कि जैसे अगर दो ही एटम्स के बीच की बात करी जाए बच्चों तो जैसे जैसे S का परसेंटेज बढ़ते जाएगा बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी और बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी.